नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 बड़े अध्यादेश जारी। सीबीआई डायरेक्टर को मिल सकेगा 3 साल का सेवा विस्तार। केंद्र में काबिज बड़े अधिकारियों को भी मिलेगा और सेवा देने का मौका। क्रिप्टो करेंसीज पर चर्चा के लिए पहला सिडनी डायलॉग खत्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। क्रिप्टो करेंसीज से युवाओं में भटकाव आने की बात कही गई। अब थर्मल पावर प्लांट्स में भी पैदा होगी रिन्यूएबल एनर्जी। नई गाइडलाइंस जारी। ग्लासगो समिट में किए गए वायदे की तरफ सरकार का बड़ा कदम। भारत के रूस से मजबूत होते संबंधों की एक और झलक। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप जल्द पहुंचेगी भारत। अमेरिका ने जताई आपत्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। नदियों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई एजेंसी गठित करेगी। नदी इंटरलिंकिंग पर विशेष समिति की बैठक में नई एजेंसी के गठन की बात सामने आई है। इस एजेंसी को NIRA यानी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी नाम दिया जा रहा है। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी होगी जो देश में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग करेगी। प्रोजेक्ट्स की जांच पड़ताल, वित्त का मसला और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी की होगी। NIRA मौजूदा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की जगह लेगी। केंद्र सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी इसका अध्यक्ष होगा। नीरा नदी संबंधी मसलों पर पड़ोसी देशों, संबंधित राज्यों और विभागों से बातचीत करेगी। पड़ोसी देशों के साथ तालमेल के मामले में नीरा जल शक्ति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के मुताबिक काम करेगी। रिवर लिंकिंग से जुड़ी पर्यावरणीय, वन्यजीव और वनों संबंधी मंजूरियों के मुद्दों को भी NIRA के तहत ही रखने की बात सामने आ रही है। वहीं फंड्स इकट्ठा करने की शक्ति भी इसी के पास होगी। नीरा फंड्स जमा और ऋणों के लिए एक रिपोजिटरी का काम करेगी। बताया जा रहा है कि यह एजेंसी किसी एक खास लिंक प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन कर सकेगी। रिवर लिंकिंग से जुड़े मसले फिलहाल NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के दायरे में आते हैं। 1982 में गठित यह एजेंसी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है। NWDA का गठन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जुड़े संसाधनों के सही इस्तेमाल के अध्ययन के लिए किया गया था। साल 2006 में इसे जिम्मेदारी दी गई कि वो राज्यों के भीतर नदियों को जोड़ने के लिए व्यावहारिक बातों पर अध्ययन करे। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत रिवर लिंक के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी NWDA को दी गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने 2 अहम अध्यादेश जारी किए हैं। ये अध्यादेश 2 मौजूदा कानूनों, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बदलाव करते हैं। इन कानूनों में बदलाव के बाद CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को कार्यकाल के बाद 3 सेवा विस्तार दिए जा सकेंगे। हालांकि इसमें 2 शर्तें हैं। एक कि ये सेवा विस्तार केवल लोकहित में और समिति की सिफारिश पर ही होंगे और इसके लिए लिखित में वजह भी बतानी होगी। दूसरी बात यह कि सेवा विस्तार एक बार में 1 साल के लिए ही दिया जा सकता है। फिलहाल दोनों निदेशकों का कार्यकाल अलग अलग कानून के तहत कम से कम 2 साल का है। केंद्र ने रॉ के सचिव, IB के निदेशक, गृह सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव को भी सेवा विस्तार देने का मन बनाया है। सरकार ने इसके लिए 1922 के फंडामेंटल रूल्स में बदलाव किए हैं। अब नए नियमों के मुताबिक इन अधिकारियों को 2 साल के कार्यकाल के बाद 2 वार्षिक सेवा विस्तार मिल सकेंगे। 1922 के फंडामेंटल रूल्स अनुच्छेद 309 के तहत जारी किए गए थे। बात करें CBI की तो यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दायरे में आती है। CBI की स्थापना 1963 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए हुई थी। इस प्रस्ताव के बाद ही दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को CBI कहा जाने लगा। विशेष पुलिस स्थापना को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध और आपूर्ति विभाग में हुए लेन देन में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनाया गया था। CBI के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार 1946 के कानून के तहत ही करती है। हालांकि एक विशेष समिति इसके लिए सिफारिश देती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई जज इसके सदस्य होते हैं। यह समिति नियुक्ति के लिए वरिष्ठता, अनुभव के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के एक पैनल का सुझाव देती है। CBI के निदेशक का ट्रांसफर केवल इस समिति की पूर्व अनुमति के बाद ही हो सकता है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1956 में हुआ था जो कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है।
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को लागू करना ईडी का मुख्य कार्य है। इसके निदेशक की नियुक्ति 2003 के केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार करती है। निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति सिफारिश करती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव से कम रैंक वाले अधिकारी को इसके निदेशक के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सीबीआई को दी जाने वाली जनरल कंसेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। एक हलफनामे में सीबीआई ने बताया है कि 2018 से करीब 150 मामलों में राज्यों की मंजूरी अटकी पड़ी है। गौरतलब है कि वर्तमान में महाराष्ट्र, राजस्थान सहित 8 राज्यों ने जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। आइए समझते हैं कि आखिर सीबीआई को अलग अलग मामलों में राज्यों से मंजूरी क्यों लेनी पड़ती है। दरअसल इसकी वजह 1946 का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून है। इसी कानून के जरिए सीबीआई को शक्तियां हासिल होती हैं। यही कानून सीबीआई के संबंध में जनरल कंसेंट यानी आम सहमति की बात करता है। यह कानून केंद्र को विशेष पुलिस के गठन की शक्ति देता है। एक्ट के मुताबिक विशेष पुलिस देश के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में किसी मामले में जांच कर सकती है। ऐसे में विशेष पुलिस स्थापना यानी सीबीआई को किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। यह कानून केंद्र को विशेष पुलिस के क्षेत्राधिकार को दूसरे राज्यों तक बढ़ाने की शक्ति भी देता है, लेकिन इसके लिए राज्य से जनरल कंसेंट लेने की बात कानून में है। जब राज्य सीबीआई को जनरल कंसेंट देते हैं तो इसका मतलब समझा जाता है कि सीबीआई अब बिना किसी रुकावट के राज्य में जांच कर सकती है। उदाहरण के लिए किसी राज्य में मौजूद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच की जा सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार जनरल कंसेंट नहीं देती है तो सीबीआई हर मामले के लिए अलग से सहमति मांग सकती है। अब सवाल यह है कि अगर कोई राज्य जनरल कंसेंट को वापस ले लेता है तो सीबीआई के पास क्या अधिकार हैं? दरअसल एक मामले में हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई राज्य एक सेंट्रल एजेंसी को केंद्र के कर्मचारियों की जांच करने से नहीं रोक सकता। इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने के मामले में जनरल कंसेंट की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 1946 का यह कानून विशेष पुलिस स्थापना को खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शक्ति देता है। हालांकि कुछ मामलों में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे अगर केंद्र का कोई अधिकारी संयुक्त सचिव या उससे ऊंचे ओहदे पर है तो जांच के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। पिछले दिनों दक्षिणी क्षत्रिय परिषद की 29वीं बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSJ रेड्डी इसके उपाध्यक्ष थे। यह बैठक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए जोर देते रहे हैं, लिहाजा क्षत्रिय परिषद की बैठक होना इस दिशा में एक अहम कदम है। क्षत्रिय परिषद एक ऐसा मंच है जहां राज्य आपसी मुद्दों को सुलझा सकते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल 5 क्षत्रिय परिषदें हैं। सभी 5 क्षत्रिय परिषदों यानी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ है। उत्तरी क्षत्रिय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। दक्षिणी क्षत्रिय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। पश्चिमी क्षत्रिय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव एवं दादर व नागर हवेली शामिल हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षत्रिय परिषद का हिस्सा हैं। वहीं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड मध्य क्षत्रिय परिषद का भाग हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य होने के बावजूद पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा न होकर पूर्वी क्षत्रिय परिषद का हिस्सा है। हालांकि सिक्किम पहले पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा रह चुका है, बाद में इसे पूर्वी क्षत्रिय परिषद में शामिल कर दिया गया। पूर्वोत्तर परिषद और दूसरी क्षत्रिय परिषदें सांविधिक निकाय हैं और इन सभी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है, जबकि पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत हुआ है। पूर्वोत्तर परिषद जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत आती है, वहीं बाकी 5 परिषदें गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष संबंधित जोन के किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यह मौका दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी बारी बारी से मिलता है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर परिषद की उपाध्यक्षता केंद्र का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषदों में मुख्यमंत्री के अलावा 2 अन्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं।
पिछले दिनों चुनाव चिन्ह का मुद्दा चर्चा में रहा। दरअसल आजाद समाज पार्टी ने अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए कॉमन चुनाव चिन्ह की मांग सामने रखी है। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, जिसमें चुनाव आयोग ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिना मान्यता प्राप्त और पंजीकृत किसी दल को अलग अलग राज्यों के लिए एक ही चुनाव चिन्ह लेने के लिए योग्यता पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने यहां चुनाव चिन्ह आदेश के संबंध में बात कही है। किसी पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, इस बात को 1968 के चुनाव आयोग के आदेश के जरिए निर्धारित किया जाता है। इस आदेश को चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश कहा जाता है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 324, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव आचार नियम 1961 के तहत जारी किया गया था। इस आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्ह देता है। इस आदेश में दो तरह के चिन्हों का जिक्र है। एक है रिजर्व्ड सिंबल यानी आरक्षित चुनाव चिन्ह, और फ्री सिंबल यानी स्वतंत्र चुनाव चिन्ह। रिजर्व्ड सिंबल वे हैं जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए पहले से आरक्षित हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति एक राज्य दल। कांग्रेस के लिए रिजर्व्ड सिंबल हाथ का पंजा है, जबकि टीआरएस के लिए रिजर्व्ड सिंबल कार है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार देश के किसी भी चुनावी क्षेत्र में उस पार्टी के लिए रिजर्व्ड सिंबल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं राज्य स्तर के दल के साथ भी यही नियम लागू होते हैं, यानी उस दल के उम्मीदवार राज्य में रिजर्व्ड सिंबल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आदेश ये भी कहते हैं कि अगर किसी राज्य में किसी राज्य दल को कोई चिन्ह रिजर्व कर दिया जाता है तो उस चिन्ह को किसी दूसरे राज्य की फ्री सिंबल्स की सूची में नहीं रखा जाएगा। जो दल पंजीकृत हैं लेकिन उन्हें मान्यता हासिल नहीं है, वो फ्री सिंबल्स की लिस्ट में कोई एक चुनाव चिन्ह ले सकता है। इन दिनों अल्पसंख्यकों को फिल्मों में दिखाए जाने के तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इस मुद्दे से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही हैं। एक ऐसी ही शिकायत तमिलनाडु से आई है, जिसमें रुद्र तांडव नामक फिल्म में ईसाइयों के खराब चित्रण की बात कही गई है। इसी तरह जत्थेदार सिखों ने फिल्मों में सिखों के खराब चित्रण को लेकर भी शिकायत की है। आयोग ने इन शिकायतों के मद्देनजर कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के साथ मिलकर काम करेगा। आयोग के मुताबिक जल्द ही फिल्मों में अल्पसंख्यकों के चित्रण के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि शिकायतों में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारतीय फिल्मों में अल्पसंख्यक समुदायों का चित्रण किस तरह से अनुचित रहा। ऐसे में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इन शिकायतों को समझने और इनसे जुड़ी जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तहत देश को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से हर एक क्षेत्र में 5 सदस्यीय फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता एक क्षेत्रीय अधिकारी करता है। समिति में एक महिला सदस्य का होना तो जरूरी है, लेकिन किसी अल्पसंख्यक सदस्य के लिए ऐसी बाध्यता तय नहीं की गई है। ऐसे में आयोग ने CBFC और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इन समितियों और सेंसर बोर्ड के चयन को लेकर जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है। CBFC को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने का काम सौंपा गया है। CBFC द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही भारत में फिल्मों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। बीते 17 से 19 नवंबर के बीच सिडनी डायलॉग का आयोजन हुआ। इस वार्ता में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इसके साथ ही वर्चुअली आयोजित हुई इस वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी हिस्सा लिया। वार्ता में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने क्रिप्टो करेंसीज के बढ़ते प्रचलन को लेकर देशों को आगाह किया है। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक देशों से अपील की है कि वे साथ मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो। इस मामले में उन्होंने युवाओं में भटकाव आने के संबंध में चिंता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संप्रभुता और नैतिकता जैसे विषयों में डिजिटल युग की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि सिडनी डायलॉग दुनिया का पहला ऐसा मंच है जहां उभरती हुई और क्रिटिकल साइबर तकनीक पर चर्चा की जा रही है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित हुआ यह सम्मेलन सिडनी डायलॉग की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। यह वार्ता सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के एक स्वतंत्र थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की पहल है। सिडनी डायलॉग का खास जोर इंडो पैसिफिक रीजन पर है।
यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगा जहां अलग अलग जगह के नेता और थिंकर्स नई तकनीकों से उभरती चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। अफ्रीका का साहेल संकट एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में आतंकी हमलों के कारण हर दिन न केवल कई लोगों की जानें जा रही हैं, बल्कि यहां फैली असुरक्षा और अस्थिरता का असर विकास से जुड़ी गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। ये बात उन्होंने G5 साहेल ज्वाइंट फोर्स पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कही। दरअसल 2017 में बना G5 साहेल ज्वाइंट फोर्स इस क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए 5 अफ्रीकी देशों चाड, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और मॉरिटानिया द्वारा निर्मित एक संस्थागत ढांचा है। साहेल संकट क्या है, ये जानने से पहले साहेल क्षेत्र के बारे में थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। साहेल क्षेत्र सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश के बीच मौजूद है और अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है। यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है और उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना को अलग करता है। अरबी भाषा के शब्द साहिल से निकले साहेल का अर्थ होता है तट या किनारा। इस क्षेत्र में बुर्किना फासो, सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया जैसे देश आते हैं। साहेल क्षेत्र में आने वाले ये देश अन्य समस्याओं के साथ साथ विकास एवं सुरक्षा के मद्देनजर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी टिप्पणी की है कि अफ्रीका आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बन गया है और यहां इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे चरमपंथी समूहों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इन सब ने मिलकर साहेल संकट की जमीन तैयार की है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय उग्रवादी समूह जैसे बोको हराम और अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेट के कुछ समूह इस क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, जिससे खाद्य समस्याओं के साथ ही क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। इस रीजन के देश आतंकवाद के बढ़ते खतरे और संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन और जनसांख्यिकीय विकास सहित कई साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की माने तो बोको हराम की हिंसा के कारण चाड झील बेसिन में 6 मिलियन से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना करने को मजबूर हैं। खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारों और भागीदारों के निरंतर प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में अनुमानित रूप से 29.2 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इन सब समस्याओं ने एक और समस्या को जन्म दिया है, विस्थापन और आजीविका की समस्या। इन सब चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र को अवसरों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में मानव और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं जो तेजी से विकास के लिए जबरदस्त क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा साहेल की 64.5% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, जिससे यह दुनिया के सबसे युवा क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ साहेल अक्षय ऊर्जा की दृष्टि से भी संपन्न है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र G5 साहेल ज्वाइंट फोर्स और संयुक्त राष्ट्र एकीकृत रणनीति के जरिए इस क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से तालमेल, समन्वय और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन के लिए विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस सीधे तौर पर देखा जा सकता है। दिशा निर्देशों के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट्स से बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अब रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई कर सकेंगी। हालांकि यह सप्लाई डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ उनके मौजूदा पावर परचेज एग्रीमेंट्स के तहत होगी। सरकार की ये नई गाइडलाइंस हाल ही में खत्म हुए ग्लासगो समिट में भारत द्वारा किए गए वादे की दिशा में बड़ा कदम है। गौरतलब है कि ग्लासगो समिट यानी UNFCCC COP26 में प्रधानमंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करने की बात कही थी। नए नियम बिजली उत्पादन कंपनियों को इस बात की इजाज़त देते हैं कि अब वे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सेटअप खुद लगा सकती हैं। हालांकि इस तरह की कैपेसिटी के लिए वे ओपन बिड्स यानी बोली का सहारा ले सकती हैं। सरकार का मानना है कि नए नियमों के जरिए थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन में अब कम लागत लगेगी। ऐसे में लाजमी है कि इन प्लांट से कुछ बचत हो। नए निर्देश इस बचत को बिजली उत्पादन कंपनियों और डिस्कॉम्स के बीच आधा आधा साझा करने की बात करते हैं। एक और बात यह कि डिस्कॉम्स थर्मल पावर प्लांट्स से जो रिन्यूएबल एनर्जी खरीदेंगी वे उन्हें अपने RPOs में भी काउंट कर सकेंगी। RPO यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बिजली आपूर्ति क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक खास टर्म है।
आम शब्दों में सभी बिजली लाइसेंसीज की यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी कुल मांग के एक निर्धारित न्यूनतम हिस्से को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ही खरीदेंगी। कुल मिलाकर आरपीओज अक्षय ऊर्जा के प्रोडक्शन, सप्लाई और यूज तीनों को बढ़ावा देते हैं। राज्यों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यों के लिए आरपीओ का क्या टारगेट होगा, इसके लिए केंद्र समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करता है। फिलहाल राज्यों से बिजली खरीद बढ़ाने को कहा गया है और निर्देश है कि वे 2022 तक अपनी कुल बिजली खरीद में कम से कम 21.2% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से जरूर खरीदेंगे। तेलंगाना के वन विभाग ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। विभाग ने नल्ला मला पहाड़ियों में लोगों को टूर पर जाने के लिए एक टूर पैकेज सामने रखा है। इसमें एजुकेशनल टूर और राज्य के अमराबाद टाइगर रिजर्व में सफारी राइड भी शामिल है। यह पैकेज टाइगर स्टे पैकेज का हिस्सा है या नहीं, कहीं ना कहीं राज्य की सरकार टाइगर टूरिज्म पर जोर दे रही है। टूर के दरमियान लोगों को आसानी हो, इसके लिए स्थानीय चेंचू जनजाति के लोग भी इसका हिस्सा होंगे। ये लोग पर्यटकों को पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के कल्चर से भी रूबरू कराएंगे। टाइगर टूरिज्म देश में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया है। इसमें पर्यटकों को ऐसी जगहों में सफारी राइड कराने का मौका दिया जाता है जहां बाघ बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके लिए देश के टाइगर रिजर्व्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना अहम हो जाता है। टाइगर टूरिज्म में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसके जरिए स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि भारत में एक पर्यटक कम से कम 11 लोगों को रोजगार देता है। टाइगर टूरिज्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। नल्ला मला पहाड़ियों में अवस्थित यह पार्क पूर्वी घाट का हिस्सा है। नल्ला मला पहाड़ियों का विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। यहाँ पास में कृष्णा नदी का बेसिन भी मौजूद है। नल्ला मला के जंगलों में श्री शैलम मंदिर है जो कृष्णा नदी से सटा हुआ है। श्री शैलम में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और इसे पृथ्वी पर कैलाश कहा जाता है। बताया जाता है कि श्री शैलम देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और पार्वती एक साथ एक मंदिर में हैं। आने वाले दिनों में भारत की सैन्य ताकत और मजबूत होगी और इसकी वजह है एयर डिफेंस सिस्टम S-400। रूसी अधिकारियों के मुताबिक भारत को इस डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इस साल के आखिर तक इसकी पहली खेप भारत पहुंच सकती है। वहीं अप्रैल 2023 तक इसके पूरी तरह भारत पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि S-400 को खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ एक डील की थी। ये डील कुल $5.43 बिलियन की है, जिसके मुताबिक 2020 के आखिर तक यह डिफेंस सिस्टम भारत पहुंचना था, लेकिन कोविड के चलते इसमें देरी हुई। अब भारत रूस की यह डील ऑपरेशनल होने वाली है, लेकिन इधर अमेरिका को इसमें खासी आपत्ति है। अटकलें यहां तक लगाई जा रही हैं कि अभी जिन 5 S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी शुरू हुई है उस पर कहीं भारत को अमेरिका के प्रतिबंध न झेलने पड़े। आपको बता दें कि S-400 को रूस साल 1993 से विकसित कर रहा है, जिसे 2007 से तैनात किया गया। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। नाटो ने इसे SA-21 ग्रोलर नाम दिया है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक ही समय में बड़ी रेंज में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर उन्हें रोक सकता है। इन ऑब्जेक्ट्स में एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन आदि शामिल हैं। ऐसी स्थिति जब कई सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे एयरबोर्न मिसाइल, स्ट्रेटजिक कैरियर आदि रडार में हों, यह डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में ही रोक सकता है। आपको बता दें कि इस रक्षा प्रणाली को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता है। इसके हर एक सिस्टम में 3D फेज्ड एरे रडार फिट हैं, जो 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। हर सिस्टम में 4 अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं। इनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक की है। आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। तो आइए इन 5 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार के किसी मामले में राज्य में जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को आम सहमति की जरूरत होती है। विधि के तहत यह आम सहमति भारतीय राज्य व्यवस्था की किस अवधारणा को मजबूत करती है? ऑप्शन है संघीय ढांचा, एकात्मक ढांचा, सत्ता का विकेंद्रीकरण या सुशासन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधानेतर या विधियेतर निकाय है या है? ऑप्शन है नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद,
आपको दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न, आपको बताना है कि कौन सा भूक्षेत्र किस अवस्थिति के साथ सही सुमेलित है। पहला, साहेल एशिया, अल्ताई पर्वत एशिया, कमचटका प्रायद्वीप अफ्रीका। कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3। चौथा प्रश्न, टाइगर टूरिज्म के प्रभावी क्रियान्वयन के क्या प्रभाव हो सकते हैं? कथन है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में संभावित मानव वन्यजीव संघर्ष। दूसरा, बाघ संरक्षण को प्रोत्साहन, या फिर स्थानीय जनजातियों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। आपको कूट का उपयोग कर सही उत्तर बताना है। ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न, हाल ही में संपन्न सिडनी डायलॉग में विचार विमर्श का मुख्य विषय था। ऑप्शन, भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच रक्षा संबंध, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल पर्यटन का संवर्धन, क्रिप्टो करेंसीज के बढ़ते प्रचलन के संभावित खतरे, या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रख्यात पक्षी विज्ञानी और नेचुरलिस्ट डॉक्टर सलीम अली की 125वीं जयंती मनाई गई। इनका पूरा नाम सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली है। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को जबकि निधन 20 जून 1987 को हुआ था। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाल ही में वितरित पद्म पुरस्कारों में सीड मदर के नाम से प्रसिद्ध राहीबाई सोमा पोपरे को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के महादेव कोली आदिवासी समुदाय से है। राहीबाई जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती हैं। दरअसल इन्होंने बीजों को सहेजकर एक ऐसा बीज बैंक तैयार किया है जो कम सिंचाई में भी किसानों को अच्छी फसल दे सकते हैं। इसके अलावा ये किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के गुर भी सिखाती हैं। पूर्व सीबीडीटी चेयरमैन और IRS अधिकारी PC मोदी को संसद के उच्च सदन राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। इन्होंने PPK रामाचार्युलु का स्थान लिया है। इस पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की रैंक धारण करता है। इसकी नियुक्ति संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के पृथक सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। केरल सरकार अपशिष्ट निपटान के लिए स्मार्ट कचरा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। यह ऐप प्रत्येक घर से एकत्र किए गए अकार्बनिक कचरे के प्रबंधन और निपटान में मदद करेगी। इसके लिए सभी घरों को दिए गए QR कोड का इस्तेमाल कचरे के उत्पादन की जानकारी हासिल करने के लिए किया जाएगा। यह प्रणाली सभी स्थानीय निकायों और विभाग को अपशिष्ट संग्रह को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीले रंग की कैसरे हिंद नामक तितली को राज्य तितली घोषित किया। इस तितली का वैज्ञानिक नाम टियानोपैल्पस इम्पीरियालिस है। 90 से 120 मिलीमीटर पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय सहित देश के 6 राज्यों में 6 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। बता दें कि कैसरे हिंद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 के तहत संरक्षित है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने साल 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की। इस साल यह अवार्ड मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। इसका आयोजन गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। पाकिस्तान में बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी के चलते वहां की संसद ने एक नया आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है, जिसके तहत आदतन बलात्कारियों यानी हैबिचुअल रेपिस्ट्स का सजा के रूप में रासायनिक नपुंसकीकरण यानी केमिकल कैस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐसा दुष्कर्म के अपराधों पर रोक लगाने के मकसद से किया गया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अनिल कुंबले का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
यह समिति मुख्य तौर पर पुरुष क्रिकेट से संबंधित फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है और यह मुख्य कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।